हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला परिचारक से जो वैकेंसी निकली थी। कितनी वैकेंसी? पूरे 430 के आसपास जो वैकेंसी निकली है, 430 के आसपास, उसके सिलेबस के अनुसार आज का ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं और कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहेंगे। तो जो पहला अध्याय है ये है 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का, कि हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास की जो पदार्थें हैं क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं, उनकी भौतिक अवस्थाएं, सभी को आज की वीडियो में हम देखेंगे। ये अध्याय 1 में ऐसा दिया गया है 9th क्लास के साइंस में। तो आप हमसे बने रहिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं हमें, यानी कि उसकी आकार, आकृति और जो बनावट जो है अलग अलग होती है, और विश्व में जितनी भी सामग्री होती है ये किसी न किसी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो वैज्ञानिकों ने इसे क्या नाम दिया गया? पदार्थ नाम दिया है। क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है इसको। और जिस हवा से हम सांस लेते हैं, भोजन खाते हैं, या पत्थर, बादल, तारे, पौधे और पशु, या यहाँ तक कि जो पानी की जो बूंद या रेत के जो कण, ये सभी पदार्थ हैं। यानी कि हमारे विश्व में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वे कहीं ना कहीं किसी पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो सभी वस्तुओं में क्या होता है? एक तो द्रव्यमान होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वस्तुओं में द्रव्यमान होता है या नहीं। तो सभी वस्तुओं में क्या होता है? एक द्रव्यमान होता है, और ये कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, यानी कि आयतन जो है घेरते ही हैं। प्राचीन काल के जो मनुष्य हुआ करते थे वो क्या करते थे? आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। देखिए, प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों को वर्गीकृत किया था, जिसे पंच तत्व कहा जाता था। ये 5 तत्व थे कौन कौन से? एक थे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये 5 तत्व जो है वैज्ञानिक, जो प्राचीन दार्शनिक थे, उन्होंने इन पदार्थों को 5 मूल नाम दिया। इन 5 मूल्यों में सभी वस्तुएं जो है बनती हैं। अगर देखा जाए कोई भी एक वस्तु ले लेंगे तो इन 5 से मिलकर ही, 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनाई जा सकती है, ऐसा इन्होंने कहा था। और वे चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो। उस समय या तो यूनानी जो दार्शनिक थे पदार्थों को इसी प्रकार वर्गीकृत किया करते थे। अब देखिए, इनमें कुछ तो थे, इनके क्या है, भौतिक गुणधर्म थे, कि कुछ भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। अब देखिए, इसमें जो है पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में अगर पढ़ते हैं तो पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ होते हैं किससे मिलकर बना होता है? तो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। बहुत समय तक अगर जो पदार्थ जो है, प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह था कि पदार्थ लकड़ी या टुकड़े की तरह सतह के होते थे, या परंतु अन्य जो विचार था ये था कि जो रेत की कणों से मिलकर बने होते थे पदार्थ। ये था मान्यता। क्रियाकलाप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम मेन पॉइंट आपको बताते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, और बस आप हमारे साथ बने रहिए। बस आपको एक चीज़ करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको पूरा जो है सिलेबस इसमें कराने वाला हूँ, साइंस का 9th और 10th क्लास दोनों का। साथ साथ और भी हम MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, अब अगला पॉइंट देखिए, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, इनके बारे में जानना है। तो ये क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप को नहीं देखेंगे हम। अब देखिए, एक स्थिति में कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। देखिए, एक जो कण है, जो भी पदार्थ होंगे, मान लीजिए कोई पदार्थ है, यहाँ मान लीजिए एप्पल ले लेते हैं, और एप्पल को अगर हम लोग काटते जाएं एकदम छोटा से छोटा, एकदम छोटा से और छोटा करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति होगी
कि जो ये जो पदार्थ हैं इनको जो है विभाजित नहीं कर सकते, यही जो क्या होते हैं ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते, ये था इनका कहना। ठीक है, देखो कहने का मतलब पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण जो होते हैं क्या होते हैं, देखिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ होते हैं, अगर एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ है तो इनके बीच में जो है रिक्त स्थान होता है। अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं ये निरंतर गतिशील होते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, चलते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए यहाँ बोला गया कि पदार्थ के बीच में गैप भी होता है। ठीक है, अब दूसरे में बोला गया कि पदार्थ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि पदार्थ जो है गतिशील है, यहाँ से इधर या इधर से इधर होते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए पदार्थ के कण निरंतर गतिशील तो होते हैं, है ना, अर्थात उनमें जो है गतिज ऊर्जा होती है। तो आपको पूछा जा सकता है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तो इनमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो गति क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, तेज होने से क्या होगा, हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ ये भी देखिए कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित होते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, तो विसरण कहलाता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम किसी पदार्थ में तापमान बढ़ाएंगे तो इसके अणु जो हैं क्या करेंगे, फैलेंगे और तेज़ी से गति करने लगेंगे और इसी कारण ये विसरण होने लगता है। यहाँ तक आप समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ देखिए कुछ क्रियाकलाप में इनको दिखाया गया है कि एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो अब जो पदार्थ के कण हैं उनसे भी आप इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखिए कि पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की ये सभी अवस्थाएं कणों को विभिन्न अवस्थाओं में विशेषताओं के कारण होती है। देखिए पहले पढ़ते हैं जो ठोस अवस्था, यानी कि ठोस और द्रव और गैस में ठोस अवस्था की बात करेंगे हम। तो ठोस अवस्था में देखिए कि हमें ये पता चलता है कि इनका जो आकार होता है निश्चित होता है, एक निश्चित आकार के होते हैं और स्पष्ट सीमाएं होती हैं और स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है इसमें। और बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, यानी कि अगर कोई भी ठोस है, कोई भी ठोस पदार्थ लेते हैं हम, क्या है सॉलिड हो, अगर उस पर बल लगाते हैं तो ये थोड़ा सा भी क्या करेगा, हिल तो जाएगा लेकिन इसमें संपीड़ित नहीं होगा, यानी कि दबाव नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं। ये तो होता है कि अगर हम अधिक बल लगाते हैं तो जो पदार्थ होती है, ठोस पदार्थ होती हैं, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इनका आकार क्या है, वही का वही रहता है। इसलिए ये दृढ़ होते हैं। देखिए निम्नलिखित पर विचार भी कर सकते हैं आप। अगर रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, रबड़ बैंड खींचकर वापस बदला जा सकता है, क्या ये ठोस है? आप कह सकते हैं ये ठोस है, क्योंकि वापस अपने अवस्था, जिस अवस्था में है, जैसी अवस्था में है वैसे ही होगा। ये तो कुछ देर के लिए खिंचा तो जाएगा लेकिन वापस उसी अवस्था में आ जाएगा। देखो ये सभी जो है ठोस ही हैं, क्योंकि देखिए कहने का मतलब जो है रबड़ बैंड होते हैं ये ठोस है। साथ में बर्तनों पर
पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेती है, ये एक ठोस है क्या? देखिए ये भी एक ठोस का प्रकार है, हो सकता है ना। स्पंज भी एक ठोस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार जो है बदलता है और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है और अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, इसीलिए यह ठोस कहलाता है। अब देखिए शर्करा और नमक की बात करेंगे तो अपने हाथ में लेने या किसी प्लेट में जार में रखने पर क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते, जैसा है कि वैसा ही रहता है, इसीलिए इसको भी हम क्या कह सकते हैं, ठोस के श्रेणी में रख सकते हैं। स्पंज में बहुत सारे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो ये वायु बाहर निकलती है जिसके कारण संपीड़न संभव है, तो हम बोल सकते हैं स्पंज भी ठोस है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रबड़ बैंड जो है ठोस है या द्रव है या गैस है, और शर्करा या नमक ठोस, द्रव या गैस है या स्पंज। तो आप ये तीनों एग्जाम्पल याद रखिए, तीनों के तीनों ठोस होते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था क्या होती है? देखिए द्रव का आकार जो है नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। अभी ठोस के बारे में हम पढ़े थे, जो ठोस का आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार नहीं होता है और आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे कि जिस बर्तन में इन्हें हम रखा जाए या उसी का आकार ले लेता है। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसीलिए यह दृढ़ नहीं है, यह एक तरल पदार्थ है, ठीक है। देखिए अब अगली की बात करें तो गैसीय अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो गैसीय अवस्था के बारे में अगर बात करें तो देखिए जो गुब्बारा है उसको हम फुलाते हैं, ठीक है। गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरा जाता है, तो इससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर में कितने गुब्बारे भरते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन गुब्बारे में जब हम गैस भरेंगे तो क्या होगा, गुब्बारे में जो है संपीड़ितता होगी, काफ़ी अधिक होती है। गैसों देखो ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों में क्या है, संपीड़ितता यानी कि कंप्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि दबाव बहुत ज़्यादा होता है ना। इसलिए घरों में खाना बनाने के लिए जो हम कुकर का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो गैस के कारण जो है हमारा खाना जो है ज़्यादा बनता है, यानी कि अंदर में वाष्प बनेगा, गैस बनेगा। और साथ साथ हम एलपीजी गैस का भी उपयोग हम खाना बनाने के लिए करते हैं, संपीड़न के लिए। अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ऑक्सीजन जो है संपीड़ित गैस होती है। आजकल जो है वाहन में सीएनजी जैसे गैसों को यूज़ किया जा रहा है। अब देखिए संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो गैस की जो संपीड़ितता है काफ़ी अधिक होने के कारण क्या होता है, उसके आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। देखिए हमारी नाक तक पहुंचने वाली जो गंध बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि यहाँ क्या पकाया जा रहा है, या गंध हम तक कैसे पहुंचती है। खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में से फैलकर हमारे तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण क्या करते हैं, और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए खाने के महक हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। ये सभी चीज़ें किसके कारण होती है, गैसों के कारण होती है। जैसे यहाँ देखिए अब आपको बताया जा रहा है, यहाँ ठोस है, देखिए ठोस है, तो ठोस के जो अणु हैं बहुत पास पास होते हैं। जो ठोस के अणु होते हैं किसमें, पास पास होते हैं, पास पास। और जो द्रव के अणु होते हैं एज़ कम्पेयर टू ठोस की अपेक्षा ये क्या होते हैं, थोड़े से दूर में होते हैं। अगर गैस की बात करें, गैस के जो अणु होते हैं ये बहुत दूर दूर में होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर में होते हैं। तो ये जो है गैस की तीन अवस्थाएं होती, गैस की बोलता हूँ, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों के तीनों जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए इससे रिलेटेड
कि गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि गैसों में कणों की जो गति है वो कैसी होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र, कौन से इकाई क्षेत्र पे, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव जो है बनता है। यहाँ कुछ प्रश्न हैं, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो पदार्थ है क्या अपनी अवस्था को बदल सकता है? हाँ जी हाँ, बदल सकता है। कैसे? जिस प्रकार जल पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे देखिए, अगर जल की बात करें, है ना, जल की बात करें तो ये आपका ठोस भी रह सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठोस के रूप में बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में जल के रूप में और गैस में जलवाष्प के रूप में रहता है। यानी कि जल की जो तीन अवस्थाएं होती कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस होती है। अब देखिए, अवस्था बदलने के दौरान जो पदार्थ के अंदर क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। क्या क्या परिवर्तन होता है देखते हैं। सबसे पहले तापमान परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि तापमान में क्या परिवर्तन होता है। अगर ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ठोस के तापमान को अगर बढ़ाएं तो कणों की जो गति होती है, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, बराबर होगी या इनमें से कोई नहीं हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा गतिज ऊर्जा जो है बढ़ जाएगी। अब देखिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो है कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं। देखिए, जो ठोस का भी बताया मैंने आपको, जो ठोस के कण अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और जैसे हम इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो इसके जो कण हैं बहुत अधिक तेज़ी से जो है कंपन करने लगेगा और कंपन करने के कारण ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊष्मा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार क्या होता है ना, कि जिस प्रकार क्या होगा कि न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है, वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि गलनांक वह शब्द है कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि वह न्यूनतम ताप जिसके कारण जो ठोस है वो पिघलकर द्रव अवस्था में बदलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। देखिए, बर्फ़ का जो गलनांक जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है। ये आप याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि आप याद रखिए इसको कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि जो बर्फ़ का गलनांक होता है ये 273.15 होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। गलने की प्रक्रिया यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ ये याद रखिए वर्ड संगलन क्या होता है। तो संगलन जो है ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की जो विधि होती है उसको संगलन कहते हैं। अगला देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती होगी। तो देखिए, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुँचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ़ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर की ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल की वशीभूत करके पदार्थ अवस्था को बदलने में इसे ऊष्मा का प्रयोग होता है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये समझ गए आप। अब देखिए, जो भी पदार्थ होती है उसके अंदर एक गुप्त ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसके कारण जो हमारा भाप है, यानी कि जो ऊष्मा है ना, भाप होता है, उसमें जो है गुप्त ऊष्मा के कारण वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर उसका
ज़्यादा होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण हम जल भी जाते हैं भाप से। देखिए, वायुमंडलीय का दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन को प्रसुप्त ऊर्जा कहते हैं। अब एक बार और समझिए, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन को प्रसुप्त ऊर्जा कहते हैं। अर्थात देखिए, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, 273 केल्विन के बराबर होता है। पर जल के जो कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक हो जाती है। जब हम जल के ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण क्या करता है, बहुत अधिक तेज़ी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में उतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र रूप हो जाते हैं और इस प्रकार जो है द्रव जो है गैस में बदलना शुरू हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक आपको? यानी कि एक ठोस से द्रव कैसे बना, ठीक है, ठोस से द्रव कैसे बना और द्रव से गैस कैसे बना, मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ कुछ समझिए कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि गलनांक क्या होता है, कि अगर कोई पदार्थ क्या होता है, अगर कोई पदार्थ जिस अवस्था में है और जब वो पिघलना चालू करेगा तो उसको क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। अब यहाँ पर यह है कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसको बोलते हैं क्वथनांक। यानी कि क्वथनांक समिष्ट गुण है। द्रव के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्प में बदलता है कैसे हैं, देखिए, जल के लिए तापमान जो है 373 केल्विन होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 और 100 को जोड़ेंगे तो 373 केल्विन पर जो है हमारा जल जो है उबलना चालू हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, ये समझ जाइए, समझ गए आप। अब देखिए यहाँ कुछ चीज़ें और है, ठीक है, उसको समझिए। ठोस जो है द्रव अवस्था में चेंज हो सकता है और द्रव जो है गैसीय अवस्था में चेंज हो सकता है, ठीक है। साथ साथ अगर गैस है तो गैस को शीतलता करेंगे, ठंडा करेंगे तो द्रव अवस्था में हो जाएगा और द्रव को जब और ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो कह सकते हैं ठोस जो है द्रव बन सकता है, द्रव जो है गैस बन सकता है और गैस द्रव और द्रव से वापस ठोस बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो तापमान को जो बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आसानी से बदल सकते हैं। आगे देखिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आईएमपी है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस को क्या करते हैं, सीधे गैस में परिवर्तित कर देते हैं। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है और गैस का सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको निक्षेपण कहते हैं। याद रखिए, ठोस को क्या करेंगे, सीधा द्रव में बदलेंगे तो द्रव में बदलेंगे, है ना, नहीं, ठोस को सीधे गैस में बदलेंगे तो ये ऊर्ध्वपातन होगा और जब गैस को वापस ठोस में बदलेंगे तो ये निक्षेपण होगा। उसी प्रकार देखिए, अगर ठोस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर द्रव में बदलेंगे तो ये हमारा संगलन कहलाएगा और वापस द्रव को वापस ठोस में क्या कहलाएगा, ये जमना कहलाएगा। उसी तरह गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाएगा और द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब देखिए, जो पदार्थ हैं उसमें मतलब जो ठोस है उसमें दाब का जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हम जान चुके हैं कि घटक जो है कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा, है ना,
और उस पे अगर दूरी होगा, कणों के बीच की दूरी होगी तो क्या होगा। इन सब चीज़ों को क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। देखिए, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठीक है, क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस जो है CO2 द्रव अवस्था यानी कि बिना सीधे गैस में परिवर्तित हुए बिना ही क्या करता है, वो सीधे बदल जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस भी कहते हैं। यानी कि जो ठोस रहता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, अगर ये ठोस अवस्था में हमको प्राप्त हो तो ये क्या कहलाएगा, हमारे पास शुष्क बर्फ कहते हैं इसको, ये याद रखिए आप। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। किसके द्वारा? दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। ये मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से चेंज होता है। अब आता है वाष्पीकरण। ठीक है, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने कभी दैनिक जीवन के बारे में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है, जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, तो यही क्या है, वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पदार्थ के जो कण हैं हमेशा क्या करते हैं, गतिशील होते हैं, ये कभी रुकते ही नहीं हैं। और इन्हीं निश्चित तापमान के कारण जो गैस है और द्रव है और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि कोई भी कण है, पदार्थ है जिसमें गति हो, क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्वथनांक से कम तापमान, मतलब जो उबलने का जो पॉइंट है उससे भी कम तापमान रहेगा, है ना, तो द्रव में सीधे वाष्प में परिवर्तन होना, यही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो पहला तो है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। पहला क्या है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, यानी कि सतह पर होती है। सतही क्षेत्र के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब, अगर हम क्या है, एक गिलास लें और सन रेज आए ऊपर से, तो इसमें जो वाष्पीकरण होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन इसी गिलास के बर्तन को एक बड़े से प्लेट में डाल दें और यहाँ पर सन रेज आएगी, तो ये जो वाष्पीकरण है ये बहुत तेज़ी से होने लगेगा। जैसे कि कपड़े सुखाने पर अगर हम कपड़ा को फैला दें तो क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, आर्द्रता की कमी। तो आर्द्रता की कमी यहाँ पर आपको बता रहा है कि आर्द्रता की जो कमी होगी उसमें वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रता को आर्द्रता कहते हैं। वायु यानी कि आसपास हमारे वायु हवा है, उसमें जो जलवाष्प की जो मात्रता होगी उसी को क्या बोलेंगे, आर्द्रता कहेंगे। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा सबसे पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। अगला देखिए, वायु की गति में वृद्धि। अगर वायु की गति में अगर वृद्धि हो जाएगी तो जो हमारा कपड़ा है बहुत जल्दी सूख जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा कि जो जलवाष्प के जो कण है वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है जिससे हमारे जलवाष्प की जो मात्रा है बहुत जल्दी घट जाती है।
अगला पॉइंट देखिए, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता होती है वही कारण मैं बताया हूँ कि जितनी जल्दी वहाँ से वाष्प जो है उड़ेगा तो आसपास के एरिया को क्या करेगा, वो पूरे आसपास के एरिया को क्या करेगा, वाष्पीकरण करेगा और आर्द्रता लाएगा। आर्द्रता लाने के कारण क्या होगा, हम वो जो एरिया है उसमें शीतलता आएगी, यानी कि वहाँ ठंडा होने लगेगा। ठीक है, जैसे हम अगर एक एसीटोन होता है, एसीटोन जो नाखून पॉलिश को हटाता है, अगर अपने हथेली पे गिराते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है, यानी कि वाष्पीकृत होती है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। और गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि सूती कपड़े पहनने से जो वाष्पीकृत होती है हमारे बॉडी से, जो वाष्प निकलता है, यानी कि हमारे बॉडी में अगर पसीना निकल रहा है तो वाष्पीकृत जल्दी हो सके और हमको ठंडा महसूस हो, इसलिए हम गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनते हैं। देखिए यहाँ कुछ वैज्ञानिक हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इन्हें जब भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, द्रव, ठोस द्रव, गैस और प्लाज्मा। अब देखिए, जो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। याद रखिएगा, जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो नियॉन गैस, और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो हीलियम गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस आयनीकृत यानी आवेशित होती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है और गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है और यही चमक जो हमको रोशनी देती है। ठीक है, प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य और तारों में जो चमक होती है किसके कारण होती है, तो ये प्लाज्मा के कारण इसकी चमक होती है। बोस आइंस्टीन के बारे में जानते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए, सन 1920 की बात थी कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी जो अवस्था है के लिए कुछ गणनाएं की थी। अब देखिए, 4 अवस्थाएं तो हम पढ़ लिए प्लाज्मा तक, अब 5वीं अवस्था की भी गणना हुई। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है, यानी कि BEC कहा जाता है। तो पदार्थ की जो 5वीं अवस्था अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए तो आप बताना कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है 5वीं अवस्था है पदार्थ की। अब देखिए, सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके? बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक अवस्था में उसको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने एक जो कम घनत्व वाली गैसों को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से BEC तैयार होता है। तो आप यहाँ से भी बन सकता है कि क्वेश्चन वायु के कौन से भाग को, तो 1,00,000वें भाग है ना, जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर कौन सा तैयार होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो होता है हमें मिलता है। आप ये .com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ एक चीज़ें हैं कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे का नज़र क्यों आता है? तो इसका कारण है कि देखिए,
वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। और यही कारण है कि बर्फीले जल से जो अगर गिलास को एक बर्फ़ से भर दिया जाए तो बाहर की ओर क्या आता है, एक पानी जल जो है बाहर निकलने लगता है। यही कारण होता है। ठीक है। अब देखिए आज हमने क्या क्या सीखा आज के वीडियो में। देखिए, द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन में पूछ सकता है कि जो द्रव है किन कणों से मिलकर बना होता है, तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो अगला पॉइंट पढ़े हम लोग, आसपास जो द्रव है 3 अवस्थाओं में विद्यमान है, ठोस, द्रव और गैस। और चौथा जो अवस्था है वो हमें बताएं कमेंट करके, और पांचवा भी हमें कमेंट करके बताएं। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैसों के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठीक है। अगला है, ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए एक अधिकतम किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़े हैं हम लोग, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल और संकलित हो जाती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते रहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब के कारण हो सकता है। अगला है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस जो है सीधे सीधे किसमें, गैसीय अवस्था में चेंज होता है, और निक्षेपण में क्या होता है, गैस जो है सीधा ठोस में बदल जाता है। क्वथनांक के बारे में पढ़े हैं, जिसमें समिष्ट कण द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होना। और अगला जो पॉइंट है, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण उनके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव में वाष्प में अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए, जो वाष्पीकरण की गति है कारकों पर निर्भर करती है। कौन कौन से कारक पर? एक सतही क्षेत्र पर, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान पर, आर्द्रता पर, वायु की गति पर, इतने पर जो है वाष्पीकरण की जो गति है निर्भर करती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है। अगला है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा जिसमें 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला है, संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा वह मात्रा जो 1 kg ठोस वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा वीडियो, जो हमारे आसपास के जो पदार्थ थे उसके बारे में हमने पढ़ा है। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पदार्थ शुद्ध होते हैं या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लग रहा हो हेल्पफुल है, और देखिए मैं पूरा डिटेल के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आपके पास टाइम है, अगर टाइम नहीं होता तो मैं डिटेल के साथ नहीं पढ़ाता, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाता। लेकिन अभी क्या मैं आपको पूरा बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो साइंस क्वेश्चन है, अगर जितना भी पढ़ाता जाऊंगा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और आप आसानी से बनाकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन की घंटी भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।